जरा कल्पना कीजिए, आपने अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी को सौंपा, ये सोचकर कि वो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। बिल्कुल, एक आम इंसान यही सोचता है। हाँ, लेकिन निवेश का पहला रुपया बाजार में लगने से पहले ही आपका 20% पैसा अचानक से हवा में गायब हो जाता है, छूमंतर। अरे बाप रे! हाँ, सच में। कमीशन और कुछ छुपे हुए चार्जेस के नाम पर। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जीवन बीमा के उस ब्लैक बॉक्स को खोलने जा रहे हैं, जिसे अक्सर एक बहुत ही पवित्र और सुरक्षित कवच मान लिया जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के इस वादे के पीछे का असली गणित आखिर है क्या। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि जीवन बीमा ले लिया तो बस हमारी वित्तीय योजना पूरी हो गई। सही कहा। लेकिन जब उन कागजातों की परतों को उधेड़ा जाता है ना, तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। और इसीलिए आज हमारे पास मेज पर दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प ढेर है। मैंने देखे वो सारे। हमारे पास पॉलिसी बाजार के टैक्स और मैच्योरिटी से जुड़े नियम हैं, LIC के आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेज हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की एक पुरानी लेकिन बहुत अहम रिपोर्ट है। और वो ABP न्यूज वाला नया अपडेट भी तो है। बिल्कुल, APP न्यूज का सरेंडर वैल्यू से जुड़ा बिल्कुल नया अपडेट। साथ ही एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है और AIIS का यूलिप पॉलिसियों पर किया गया एक बहुत ही गहराई भरा शोध पत्र भी शामिल है। काफी सॉलिड रिसर्च मटेरियल है आज। हाँ, तो हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि जब लोग टैक्स बचाने या सुरक्षित निवेश के नाम पर आंखें बंद करके जीवन बीमा खरीदते हैं, तो असल में उन भारी भरकम दस्तावेजों के नियम और शर्तों में क्या छिपा होता है। सही बात है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े लालच की, जिसके लिए ये पॉलिसियां धड़ल्ले से बेची जाती हैं। मेरा मतलब है टैक्स बचाना। मार्च का महीना आते ही अक्सर एक अलग ही तरह की अफरा तफरी मचती है। आमदनी पर टैक्स बचाने की जल्दबाजी में कई बार ऐसे वित्तीय फैसले लिए जाते हैं जिनका लंबी अवधि में कोई तुक नहीं बनता। मुझे तो लगता है कि जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना अक्सर किसी नए सॉफ्टवेयर अपडेट के नियम और शर्तों वाले बॉक्स पर बिना देखे मैं सहमत हूं क्लिक करने जैसा होता है। हाँ, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति उन पन्नों को पूरा नहीं पढ़ता जब तक कि सिस्टम पूरी तरह से क्रैश ना हो जाए। सही कहा। लोगों के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठ गई है कि पॉलिसी के खत्म होने पर यानी मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। लेकिन क्या इन दस्तावेजों को देखकर सच में ऐसा लगता है? देखिए, पॉलिसी बाजार के दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। अच्छा। हाँ, ये बात तकनीकी रूप से सही है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1010D के तहत मैच्योरिटी की रकम टैक्स फ्री होती है। लेकिन मार्केटिंग ब्रोशर्स अक्सर एक बहुत बड़े अगर को छिपा ले जाते हैं। वो अगर क्या है? नियम ये है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई किसी भी पॉलिसी के लिए अगर सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड यानी जो कुल जीवन बीमा कवर है उसके 10% से ज्यादा है, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी की पूरी रकम टैक्सेबल हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। जी बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने अपनी गाड़ी कमाई से 10 लाख रुपए का लाइफ कवर लिया है और वो हर साल 1,20,000 रुपए प्रीमियम भर रहा है। ठीक है। क्योंकि उसका प्रीमियम 10 लाख के 10% यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो क्या उसे मैच्योरिटी पर टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। उस व्यक्ति को न सिर्फ अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, बल्कि बीमा कंपनी भुगतान करने से पहले उस पूरी रकम पर 1% TDS भी काटेगी। अरे बाप रे! अगर इस वक्त कोई ये चर्चा सुन रहा है और उसे अचानक एहसास होता है कि उसका प्रीमियम तो सम अश्योर्ड के 12 या 15% के बराबर है, तो शायद उसके तो होश ही उड़ गए होंगे। लाजमी है। क्या इसमें कोई अपवाद भी है, मतलब कोई छूट? जी, एक छूट है। विकलांग व्यक्तियों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के मामले में ये सीमा 10% की जगह 15% रखी गई है। अच्छा, चलो ये तो ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली है। वो क्या? अगर कोई कंपनी अपने अहम कर्मचारियों के लिए की मैन इंश्योरेंस लेती है, तो उसकी मैच्योरिटी का पैसा हमेशा टैक्सेबल होता है, चाहे प्रीमियम का प्रतिशत कुछ भी हो। तो एक तरफ तो टैक्स फ्री रिटर्न का ये भ्रम है, लेकिन दूसरी तरफ एजेंट एक और बड़ा वादा करते हैं, गारंटीड बोनस का। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो अगर कोई टैक्स के जाल से बच भी जाए, तो क्या उसे ये तथाकथित भारी मुनाफा सच में मिलता है? उपलब्ध पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ आता है कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल कितनी चतुराई से किया जाता है। कैसे? कई बार जिसे बड़े बड़े अक्षरों में बोनस कहा जाता है, वो असल में गारंटीड होता ही नहीं है। क्या बात करी है, गारंटीड नहीं होता?
बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से बीमा कंपनी के उस साल के प्रदर्शन और उसके मुनाफे पर निर्भर करता है। ओहो। जब बीमा और निवेश दोनों को एक ही पैकेट में मिलाकर बेचा जाता है ना, तो अक्सर ग्राहक को न तो पर्याप्त जीवन बीमा कवर मिल पाता है और न ही उसका निवेश बाजार के हिसाब से एक सम्मानजनक रिटर्न दे पाता है। तो अगर रिटर्न की कोई पक्की गारंटी नहीं है और टैक्स का फंदा अलग से लटका हुआ है, तो कोई भी समझदार इंसान सोचेगा कि मैं इस जाल से बाहर निकल आऊं, अपनी पॉलिसी बीच में ही बंद कर दूं। हाँ, ये ख्याल आना बहुत स्वाभाविक है। तो क्या बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता है? पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो ये पॉलिसी धारकों के लिए सबसे दुखद हिस्सा हुआ करता था। इसे तकनीकी भाषा में सरेंडर वैल्यू कहते हैं। हाँ, सरेंडर वैल्यू सुना है मैंने। पुराने नियमों के तहत किसी भी ग्राहक को अपनी पॉलिसी से पैसा वापस पाने के लिए कम से कम 3 साल तक प्रीमियम भरना ही पड़ता था। 3 साल? जी हाँ, 3 साल। मतलब अगर किसी ने 2 साल प्रीमियम भरा और उसकी नौकरी चली गई या कोई इमरजेंसी आ गई, तो क्या उसका सारा पैसा डूब जाएगा? जी, बिल्कुल शून्य, एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अजीब बात है। और इतना ही नहीं, अगर कोई 3 साल तक संघर्ष करके प्रीमियम भर भी दे, तब भी जो पैसा मिलता था वो बहुत कम होता था। अच्छा, 3 साल बाद भी पूरा नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। पहले साल के प्रीमियम को तो पूरी तरह से गणना से हटा ही दिया जाता था। उसके बाद बचे हुए प्रीमियम का सिर्फ 30% ही गारंटीड सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता था। सिर्फ 30%? ये तो किसी कानूनी लूट जैसा लगता है। ऐसा ही था। इसकी वजह ये थी कि एजेंटों का भारी भरकम कमीशन पहले ही साल में दे दिया जाता था। अच्छा। और अगर ग्राहक बीच में पॉलिसी छोड़ता है तो कंपनी वो नुकसान ग्राहक के मूलधन से वसूलती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने मजबूरी में पॉलिसी छोड़ी तो उसे एक तरह से आर्थिक सजा दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अच्छा, क्या खबर है? एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 से IRDAI ने इन नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अरे वाह, क्या बदलाव हुए हैं? अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा रकम वापस मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब 3 साल का इंतजार खत्म हो गया है। 1 साल बाद भी कुछ आंशिक रकम वापस मिल सकेगी। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं कि ये आम आदमी के लिए कैसे काम करेगा? हाँ बिल्कुल, इसे इस तरह से समझिए। नए नियमों के तहत अब 10 साल के सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर को आधार बनाकर सरेंडर वैल्यू की गणना की जाएगी। ठीक है। मान लीजिए किसी ने 4 साल तक हर साल 1 लाख रुपए यानी कुल 4 लाख रुपए का प्रीमियम भरा है। पुराने नियमों में उसे रो पीट कर सिर्फ 2,40,000 रुपए ही वापस मिलते थे। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद उसी व्यक्ति को अब 3,10,000 रुपए तक मिल सकेंगे। ये तो सच में एक बड़ा फर्क है। और आपने कहा कि अब 1 साल बाद भी पैसा मिल सकता है? जी, अगर किसी ने सिर्फ 1 साल ही प्रीमियम भरा है जो कि 1 लाख रुपए है, तो पुराने नियमों के तहत उसे 1 भी रुपया वापस नहीं मिलता था। हाँ, जो शून्य वाली बात आपने बताई। बिल्कुल, लेकिन अब नए नियमों में उसे 62,000 रुपए तक वापस मिल सकते हैं। हाँ, ये अभी भी नुकसान है, लेकिन कम से कम पूरा पैसा तो हवा नहीं हो रहा। सही कहा, कुछ तो वापस आ रहा है। ठीक है, बाहर निकलने पर लगने वाली पेनल्टी कम हो गई। लेकिन मान लीजिए मुझे अपनी पॉलिसी बंद करनी ही नहीं है। ठीक है। मैं बस कुछ छोटे-मोटे बदलाव करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा घर बदल गया है तो मुझे पता अपडेट करना है, नॉमिनी का नाम बदलना है, या मुझे प्रीमियम भरने का तरीका सालाना से हटाकर मासिक करना है। हाँ, ये बहुत ही आम प्रशासनिक काम है। तो क्या ऐसे साधारण कामों के लिए भी कोई कीमत चुकानी पड़ती है? इकोनॉमिक टाइम्स की मई 2006 की रिपोर्ट इस बात पर बहुत अच्छी रोशनी डालती है कि कैसे छोटे-छोटे चार्जेस आम आदमी पर भारी पड़ते हैं। अच्छा, 2006 की रिपोर्ट? हाँ, LIC ने उस समय इस तरह के बदलावों के लिए अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की थी। जो फीस पहले नाम मात्र के लिए सिर्फ 5 रुपए हुआ करती थी, उसे एक झटके में बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। 5 से सीधे 50? हाँ, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी असाइनमेंट की फीस में की गई, जिसे सीधे 5 रुपए से 250 रुपए कर दिया गया। एक नजर में देखें तो 50 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन यार सवाल नियत का है। किसी कंपनी को एक साधारण सा पता बदलने या प्रीमियम का तरीका बदलने के लिए फीस क्यों बढ़ानी पड़ी? इसके पीछे एक बड़ा कारण प्रशासनिक घर्षण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन पैदा करना था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, भारत में अक्सर लोग छोटी-छोटी रकम की बहुत सारी पॉलिसियां लेते हैं। अगर किसी के पास 10 अलग-अलग पॉलिसियां हैं
और वो सभी में कोई बदलाव करवाना चाहता है तो उसे 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक बात है। एजेंटों का तर्क था कि अक्सर ग्राहक प्रीमियम भरने का तरीका इसलिए बदलते हैं ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से पॉलिसी को जारी रख सकें। तो ये तो अंततः कंपनी के लिए फायदेमंद है ना? बिल्कुल। फिर भी जो पुराने बैकएंड सिस्टम होते हैं उनमें बदलाव करना कंपनियों के लिए महंगा पड़ता है, इसलिए वे इस तरह की फीस लगाकर ग्राहकों को हतोत्साहित करती हैं। ये काफी दिलचस्प है। आपने अभी असाइनमेंट का जिक्र किया, जिसकी फीस सीधे 250 रुपए कर दी गई थी। हाँ, अक्सर लोग नॉमिनी और असाइनमेंट को एक ही समझ लेते हैं। एलआईसी के आधिकारिक दस्तावेजों में इन दोनों के बीच क्या कानूनी फर्क बताया गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है जिसे हर पॉलिसी धारक को समझना चाहिए। बताइए। पॉलिसी दस्तावेजों के अनुसार नॉमिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉलिसी धारक अपनी मृत्यु के बाद पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करवा रहा है। मतलब एक तरह से वो कंपनी को बता रहा है कि मेरे बाद चेक किसे देना है। बिल्कुल सही। लेकिन नॉमिनी के पास उस पॉलिसी का कोई और अधिकार या मालिकाना हक नहीं होता। और ये असाइनमेंट क्या होता है फिर? दूसरी तरफ असाइनमेंट का मतलब है अपनी पॉलिसी के सभी अधिकार, उसका पूरा मालिकाना हक किसी और व्यक्ति या संस्था को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देना। अच्छा, मालिकाना हक ही दे देना। जी, ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कोई अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है। ओहो, अब समझ में आया। असाइनमेंट करने के बाद मूल पॉलिसी धारक का अपनी ही पॉलिसी पर कोई हक नहीं रह जाता जब तक कि वो लोन चुकाकर उसे वापस अपने नाम न करवा ले। तो अगर हम अब तक की चर्चा को जोड़ें तो पारंपरिक बीमा पॉलिसियों में रिटर्न कम है, टैक्स के नियम जटिल हैं, बीच में छोड़ना महंगा सौदा साबित हो सकता है, और तो और छोटे बदलावों पर भी फीस लगती है। बिल्कुल यही सारांश है। तो जाहिर है इंश्योरेंस कंपनियों ने इसका कोई ना कोई आकर्षक विकल्प बाजार में उतारा ही होगा, और यही एंट्री होती है यूलिप की। हाँ, यूलिप। यूलिप के विज्ञापन अक्सर ये दावा करते हैं कि इसमें इंश्योरेंस की सुरक्षा भी है और शेयर बाजार का शानदार रिटर्न भी। देखिए, यूलिप का विचार कागजों पर बहुत ही क्रांतिकारी और आकर्षक लगता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका इतना पारदर्शी नहीं है जितना विज्ञापनों में दिखाया जाता है। यूलिप के मॉडल को देखकर मुझे अक्सर एक एनालॉजी याद आती है। कौन सी एनालॉजी? ये एक शैम्पू प्लस कंडीशनर वाले 2-in-1 प्रोडक्ट की तरह लगता है। कंपनियों का दावा होता है कि ये दोनों काम एक साथ करेगा, आपके बालों को साफ भी करेगा और मुलायम भी बनाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही दावा है। लेकिन असल जिंदगी में हम सब जानते हैं कि वो न तो एक अच्छा शैम्पू साबित होता है और न ही एक अच्छा कंडीशनर। सही पकड़े हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग ही इस्तेमाल करें? मेरा मतलब है, क्या ये समझदारी नहीं होगी कि एक सस्ता टर्म प्लान लेकर अपना जीवन बीमा करवा लिया जाए और जो पैसा बचे उसे सीधे म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाए? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज के शोध पत्र में बिल्कुल इसी बात का, यानी यूलिप बनाम टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के संयोजन का एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और गणितीय विश्लेषण किया गया है। अरे वाह! तो उस शोध में उन्होंने क्या पाया? मेरा अनुमान है कि क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के पास अथाह पैसा और बहुत बड़े फंड मैनेजर होते हैं, इसलिए यूलिप ने एक साधारण म्यूचुअल फंड को आसानी से पछाड़ दिया होगा, है ना? वास्तविकता आपके अनुमान के बिल्कुल उलट है। सच में? जी हाँ, शोधकर्ताओं ने 6 अलग-अलग यूलिप पॉलिसियों का गहराई से अध्ययन किया और उनकी तुलना टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड के विकल्प से की। उन्होंने पाया कि 6 में से 4 मामलों में टर्म इंश्योरेंस के साथ एक साधारण म्यूचुअल फंड का विकल्प यूलिप के मुकाबले बहुत बेहतर साबित हुआ। 6 में से 4 बार हार। लेकिन ऐसा क्यों है? शेयर बाजार तो दोनों के लिए एक जैसा ही काम करता है। रिलायंस या टीसीएस के शेयर यूलिप के लिए भी वही है और म्यूचुअल फंड के लिए भी। फिर यूलिप का रिटर्न इतना कम क्यों हो जाता है? इसके पीछे का विज्ञान उन अनगिनत और अपारदर्शी चार्जेस में छिपा है जो यूलिप के ढांचे में बुने गए हैं। अपारदर्शी चार्जेस? हाँ, शोध पत्र इसे बहुत बारीकी से समझाता है। जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है तो लगभग पूरा पैसा सीधे बाजार में निवेश हो जाता है। ठीक है। लेकिन यूलिप में कहानी अलग है। यूलिप में सबसे पहले प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कटता है। यह पहले साल में आपके दिए गए प्रीमियम का 10% से लेकर 20% तक हो सकता है। 1 मिनट, मतलब मैंने निवेश के लिए 1 लाख रुपए दिए और उसमें से 20,000 रुपए निवेश शुरू होने से पहले ही गायब हो गए? बिल्कुल। ये पैसा सीधे एजेंट के भारी भरकम कमीशन और कंपनी के शुरुआती डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों में चला जाता है। अरे बाप रे! इसके बाद जो पैसा बचता है, सिर्फ उसी से आपके लिए शेयर बाजार से यूनिट्स खरीदे जाते हैं।
ये तो बहुत ही निराशाजनक है और मुझे यकीन है कि बात यहीं खत्म नहीं होती होगी, कुछ और चार्जेस भी होंगे। आप सही कह रहे हैं। इसके बाद बीमा कंपनी हर महीने पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर कुछ तय रकम काटती है। ये तो होना ही था। फिर आती है सबसे जटिल चीज, मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज, ये क्या है? यह वो चार्ज है जो कंपनी आपको जीवन बीमा का कवर देने के लिए हर महीने वसूलती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह चार्ज आपसे नकद नहीं लिया जाता। तो फिर कैसे लिया जाता है? इसके बजाय आपके खाते में जमा की गई यूनिट्स को रद्द करके यानी कैंसिल करके वसूला जाता है। रुकिए, यूनिट्स रद्द करना, क्या वे सचमुच मेरे पोर्टफोलियो से मेरे खरीदे हुए शेयर या यूनिट्स डिलीट कर रहे हैं? बिल्कुल यही होता है। हर महीने आपकी उम्र और बीमा कवर के जोखिम के हिसाब से एक चार्ज तय होता है और उसके बराबर मूल्य की यूनिट्स आपके खाते से हमेशा के लिए मिटा दी जाती हैं। ओहो, ये तो सच में बहुत अजीब फंडा है। और अंत में रोजाना के आधार पर एक फंड मैनेजमेंट चार्ज भी कटता है जो 1.5% से 1.25% तक हो सकता है। इतने सारे चार्ज, प्रीमियम एलोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोर्टेलिटी और फंड मैनेजमेंट, इस सब का किसी पॉलिसी धारक के कुल रिटर्न पर क्या असर पड़ता है? शोध का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यही था। क्या था वो आंकड़ा? ये सारे चार्ज मिलकर समय के साथ कुल फंड वैल्यू का 12% से लेकर 30% तक हिस्सा खा जाते हैं। 30%? हाँ, ये एक बहुत बड़ा डेंट है, खासकर तब जब निवेश के डूबने का सारा जोखिम पॉलिसी धारक खुद उठा रहा है, कंपनी नहीं। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। अगर हम इसे म्यूचुअल फंड के खर्चों से तुलना करें तो गणित कैसे काम करता है? शोधकर्ताओं ने इसे कैसे मापा? शोधकर्ताओं ने इसे मापने के लिए ब्रेक इवन चार्ज का इस्तेमाल किया। ब्रेक इवन चार्ज? हाँ, उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर एक साधारण म्यूचुअल फंड को यूलिप के बराबर ही खराब रिटर्न देना हो तो उसे कितना चार्ज काटना चाहिए। अच्छा, और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि यूलिप को हराने के लिए किसी भी साधारण म्यूचुअल फंड को केवल 2% से 5% के ब्रेक इवन चार्ज की जरूरत होती है। जबकि असलियत ये है कि आज के समय में बहुत सारे पैसिव म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स का सालाना खर्च इससे भी काफी कम होता है, लगभग 2% से 2.5% के बीच या उससे भी कम। तो सीधी सी बात यह है कि यूलिप में क्योंकि शुरुआती कमीशन और प्रशासनिक खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें कवर करने के लिए कंपनी को लगातार ग्राहकों का पैसा काटना पड़ता है। कोई भी फंड मैनेजर 30% चार्ज का बोझ उठाकर बाजार को बीट नहीं कर सकता। यही तो सबसे बड़ा पेच है। और इसी ज्यादा शुरुआती खर्च की वजह से यूलिप में शुरुआती सालों में अगर कोई पॉलिसी सरेंडर करता है तो उस पर भारी पेनल्टी लगाई जाती है ताकि कंपनी अपना नुकसान पूरा कर सके। अब समझ आया वो सरेंडर पेनल्टी का गणित। इसके अलावा यूलिप में निवेश को लेकर वैसी आज़ादी नहीं मिलती जैसी म्यूचुअल फंड में मिलती है, जहां जरूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दस्तावेजों के इस भारी भरकम ढेर से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वे काफी स्पष्ट हैं। बिल्कुल। बीमा दस्तावेजों के पन्नों में बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिस पर बड़े-बड़े विज्ञापनों में कभी बात नहीं की जाती। चाहे वो टैक्स छूट के लिए 10% वाले नियम की बारीक शर्त हो, हाँ, पुराने नियमों में पॉलिसी सरेंडर करने पर होने वाला भारी नुकसान हो, पॉलिसी में पते या नॉमिनी जैसे छोटे बदलावों पर लगने वाली अनावश्यक फीस हो, या फिर यूलिप के नाम पर वसूले जाने वाले वो अपारदर्शी और अनगिनत चार्जेस हों। देखिए, इस पूरी जानकारी का असली मकसद ये है कि लोग वित्तीय साक्षरता के सही मायने समझें। बिल्कुल सही। इसका मतलब सिर्फ अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाकर कहीं रख देना नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब ये समझना है कि आपका पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है, उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है और उन भारी भरकम दस्तावेजों की कानूनी भाषा में आपके लिए क्या जोखिम छिपे हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। अक्सर गारंटीड रिटर्न और टैक्स फ्री इनकम जैसे आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करके बुनियादी बातों को छिपा लिया जाता है। किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन शब्दों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सही सवाल पूछना सीखे। बिल्कुल, सही सवाल पूछना और नियम और शर्तों को समझना ही असली बचाव है। तो अब हम अपनी चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जी। हमने शुरुआत की थी उन भारी भरकम दस्तावेजों के पुलिंदे और बिना सोचे समझे मैं सहमत हूं पर क्लिक करने की आदत से। लेकिन जाते जाते मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हर किसी को सोचने की जरूरत है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर इन तमाम बड़ी बीमा कंपनियों का एक बहुत बड़ा मुनाफा
इन हाइब्रिड पॉलिसियों जहां बीमा और निवेश मिला होता है कि जटिल नियमों और ग्राहकों द्वारा समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने के नुकसान से आता है, तो क्या होगा अगर अचानक से देश का हर इंसान सिर्फ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस ले और बाकी सारा पैसा सीधे बिना किसी बिचौलिए के म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे? ये तो पूरा सिस्टम ही पलट देगा। हाँ, क्या जीवन बीमा का ये सदियों पुराना भारी भरकम बिजनेस मॉडल पूरी तरह से ढह नहीं जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार जब कोई नया दस्तावेज आपके सामने आए तो हस्ताक्षर करने से पहले उसके अंदर छिपे अगर और मगर को जरूर खोजिएगा।